हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 6.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति 6.17 1 और 2 में डीई बीसी के समांतर है। ठीक है, ये पहली आकृति है और ये दूसरी आकृति है। दोनों आकृतियों में डीई जो है वो बीसी के समांतर है। ठीक है, दूसरी आकृति में भी देखिए डीई जो है बीसी के समांतर है। ठीक है, तो दोनों आकृतियों में डीई समांतर है बीसी के। तो हमें इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहले भाग में हल करना है ईसी। ठीक है, मतलब कि पहली आकृति में ईसी ज्ञात करना है, ये जो ईसी है, और दूसरी आकृति में हमें क्या ज्ञात करना है, एडी। दूसरी में हमें ज्ञात करना है एडी। ठीक है, तो प्रश्न के दोनों भागों को हम हल करेंगे। तो चलते हैं हम प्रश्न के पहले भाग पर। आइए दोस्तों, प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। हमें दिया गया है डी और बीसी समानांतर है, तो वो लिख लिया हमने। ठीक है, डी समांतर है बीसी के। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, ये जो पूरा त्रिभुज एबीसी है, इसमें हम प्रमेय 6.1 लगाएंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक भुजा खींची जाए, ठीक है, तो वो अन्य दो भुजाओं को त्रिभुज की समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एडी बटे डीबी, ठीक है, जो पहली भुजा का अनुपात है एडी बटे डीबी, जो दो भागों में विभाजित हो गई, दूसरी भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करेगी, यानी कि एई बटे ईसी। ठीक है, अब इन सबके मान रख देते हैं हम। एडी का मान कितना है 1.5, तो एडी की जगह 1.5 रख दिया। डीबी कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। एई कितना है 1, तो 1 लिख दिया, और ईसी को ईसी लिखा। अब देखो, ऊपर है 1.5, नीचे है 3। ठीक है, 3 में 1.5 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, तो यहाँ बचेगा हमारा 1/2 बराबर 1/ईसी। अब क्रॉस में गुणा कर लेंगे तो ईसी यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 गुणा ईसी बराबर 1 का गुणा ईसी से होगा, और 1 का गुणा दाईं तरफ 1 का गुणा 2 से हो जाएगा। ठीक है, 1 गुणा ईसी होता है ईसी, और 1 गुणा 2 होगा 2, तो ईसी हमारा कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यही हमारा उत्तर है प्रश्न के पहले भाग का दोस्तों, ईसी बराबर 2 सेंटीमीटर। प्रश्न के दूसरे भाग को हल करते हैं दोस्तों। ये भी बिल्कुल प्रश्न के पहले भाग की तरह ही है। हमें दिया गया है डी और बीसी समांतर है, तो हम यहाँ खींच लेते हैं डी समांतर है किसके, बीसी के। ठीक है, अब दोस्तों त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज एबीसी में हम प्रमेय 6.1 लगा देंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजाओं को समान अंतर में समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, एडी बटा डीबी। ठीक है, एडी ये है और डीबी ये है। एडी बटा डीबी किसके बराबर होगा, एई बटे ईसी के। ठीक है, ये लिख लिया हमने। अब मान रख देते हैं, एडी तो हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, तो एडी की जगह रख देंगे एडी। डीबी कितना है 7.2, तो रख दिया 7.2 बराबर। फिर एई कितना है 1.8, तो 1.8 लिख दिया। ईसी कितना है 5.4, तो 5.4 लिख दिया। ठीक है, अब बस इसको हल कर लेते हैं। तो देखो एडी बटा 7.2 तो वैसे ही लिखा, और दाईं तरफ देखिए ये जो दशमलव है इसको हटाएंगे ऊपर से, और नीचे दशमलव हटाएंगे, क्योंकि दशमलव क्या देखिए अंक है, तो ये हो जाएगा 18/54। 54 में 18 का भाग देंगे तो 3 मिलेगा, तो एडी बटे 7.2 मिलेगा हमें 1/3। अब 7.2 को ले जाएंगे दाईं तरफ, तो एडी हो जाएगा हमारा 7.2/3। 7.2 में 3 का भाग देंगे तो मिलेगा हमें 2.4, तो एडी मिल गया हमें 2.4। तो एडी का मान हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था प्रश्न के इस भाग में, तो यही हमारा उत्तर होगा, एडी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। प्रश्न दो। प्रश्न दो में दोस्तों हमसे कहा गया है किसी त्रिभुज PQR, ठीक है, तो एक त्रिभुज ले लिया हमने PQR की भुजाएं PQ और PR पर क्रमशः E और F बिंदु हैं। तो PQ पर है बिंदु E और PR पर है बिंदु F। ठीक है, इन दोनों को मिला देते हैं तो बन जाएगा EF। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर है QR के। तो हमें बताना है कि क्या EF और QR समांतर है। हमें 3 स्थितियां दे रखी हैं, तीनों को हम एक एक करके हल करेंगे, पर तीनों को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं कि हम क्या प्रक्रिया अपनाने वाले हैं। त्रिभुज PQR में दोस्तों हम लगाएंगे प्रमेय 6.2। आपने हमारा प्रमेय 6.2 का वीडियो अवश्य देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 6.2 कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ पर देखिए EF जो है
ईएफ जो है पी क्यू और पी आर को, ठीक है, किसी एक अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। तो अगर वो समान अनुपात में विभाजित करेगी तो हम कह पाएंगे कि ईएफ जो है क्यू आर के समांतर है। तो हमें क्या चेक करना होगा, हमें चेक करना होगा कि पी बटा ई क्यू, ठीक है, ये पी बटा ई क्यू जो है अगर ये बराबर है पी एफ बटा एफ आर के, ठीक है, तो हम कह पाएंगे कि जो ई एफ और क्यू आर है वो आपस में समांतर है। और अगर P बटा ई क्यू का मान जो है पी एफ बटा एफ आर के बराबर नहीं है तो हम कह देंगे कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। आइए दोस्तों प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। हम निकालेंगे पहले P बटा ई क्यू, P और ई क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। पी क्यू हमें दे रखा है 3.9 तो हमने लिख दिया 3.9, ई क्यू दे रखा है 3 तो हमने लिख दिया 3। अब इसको हल कर लेते हैं। ऊपर दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे एक शून्य लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 39/30। ऊपर नीचे 3 का भाग देंगे तो ऊपर बचेगा 13 तिया 39, 13 और नीचे 10 गुणा 3 30, तो नीचे बचेगा 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/10। तो पी क्यू बटे ई क्यू आ गया हमारा 13/10। अब हम निकालेंगे पी एफ बटे एफ आर, पी एफ और एफ आर का अनुपात। पी एफ कितना दे रखा है हमें 3.6 सेंटीमीटर, तो हमने लिख लिया। एफ आर की जगह कितना लिख देंगे 2.4 सेंटीमीटर। अब दोनों में दशमलव का एक एक अंक, दशमलव के बाद एक एक अंक है तो ऊपर नीचे से दशमलव हटा देते हैं, तो पी एफ बटे एफ आर आ जाएगा 36/24। ऊपर नीचे 12 का भाग चला जाएगा, 12 तिया 36 होता है तो 3 बचेगा ऊपर, और 12 दूनी 24 होता है तो नीचे बचेगा 2। तो अब देखिए पी एफ बटे एफ आर आया 3/2, पी बटा ई क्यू आया था 13/10, पी एफ बटा एफ आर आया 3/2। क्या ये बराबर है? नहीं। तो P बटा ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटे एफ आर के। तो इससे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि जो हमारा ई एफ और क्यू आर है वो समांतर नहीं है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नहीं, ठीक है, ई एफ और क्यू आर समांतर नहीं है। प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं दोस्तों। तो P बटा ई क्यू निकालना है हमें, P बटा ई क्यू, ठीक है। अब देखिए ई क्यू हो या क्यू ई हो एक ही बात होती है, ठीक है। तो P तो हमें दे रखा है 4 और क्यू ई दे रखा है 4.5। क्यू ई और ई क्यू एक ही बात है, ठीक है। तो ई क्यू की जगह कितना रख देंगे हम 4.5। अब नीचे से एक दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक शून्य लग जाएगा, तो यह आ जाएगा हमारा 40/45, ठीक है। नीचे से दशमलव हटाएंगे और ऊपर 4 के बाद एक शून्य रख देंगे। अब ऊपर और नीचे 5 का भाग जाएगा, तो ऊपर 5 का भाग जाएगा तो बचेगा 8, 8 पंजे 40, और नीचे 5 का भाग जाएगा तो बचेगा 9, 9 पंजे 45। तो P बटा ई क्यू आ गया हमारा 8/9। अब अब हमें निकालना है पी एफ बटे एफ आर, पी एफ और एफ आर का अनुपात निकालना है। पी एफ तो दे रखा है 8 और हमें आर एफ दे रखा है 9। आर एफ और एफ आर एक ही चीज है, आर एफ लिखो या एफ आर लिखो। तो आर एफ 9 दे रखा है तो एफ आर भी 9 होगा, तो ये लिख दिया हमने 8/9। अब आप ध्यान दीजिए पी बटा ई क्यू भी है 8/9 और पी एफ बटा एफ आर भी 8/9, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर है, ठीक है। तो प्रमेय 6.2 के अनुसार हम क्या कह सकते हैं कि हाँ ई एफ और क्यू आर क्या है? समांतर हैं, ठीक है। ई एफ और क्यू आर हमारे समांतर हैं। तो हमारे प्रश्न के इस भाग का क्या उत्तर होगा? हाँ। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे और अंतिम भाग को हल कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें पी क्यू दे रखा है, ठीक है, पी क्यू यानी कि ये पूरी भुजा, और दे रखा है पी आर यानी कि ये पूरी भुजा, और क्या दे रखा है? पी यानी कि ये लाल वाली भुजा, और पी एफ दे रखा है ये लाल वाली भुजा, ठीक है। हमें ई क्यू और एफ आर नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम ई क्यू निकालेंगे, ठीक है। ई क्यू निकालना है हमको ये, ठीक है। तो ई क्यू कितना होगा? ये पी क्यू में से अगर हम पी को घटा दें तो हमें ई क्यू मिल जाएगा, तो हमने लिख दिया ई क्यू बराबर पी क्यू माइनस पीई, ठीक है। पी क्यू का मान रख देंगे और पी का रख देंगे। पी क्यू का है 1.28 तो रख दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया, और पी कितना है 0.18 तो लिख दिया 0.18। अब 1.28 में से 0.18 घटाएंगे तो हमें ई क्यू मिल जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अब हम निकालेंगे एफ आर, ठीक है। एफ आर ये निकालना है हमको, तो ये एफ आर कितना होगा दोस्तों? देखो पी आर में से पी एफ को घटा देंगे, ठीक है। तो एफ आर बराबर लिख दिया हमने पी आर माइनस पी एफ। अब मान रख देंगे तो एफ आर बराबर हो जाएगा हमारा पी आर कितना है 2.56, तो हमने रख दिया 2.56, माइनस का चिन्ह लगा दिया। पी एफ कितना है 0.36 तो लिख दिया 0.36। तो हमारा एफ आर आ जाएगा दोस्तों 2.20 सेंटीमीटर। 2.56 में से हम 0.36 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2.20 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब दोस्तों अब हम निकाल लेते हैं पी बटा ई क्यू। ठीक है, पी और ई क्यू का अनुपात निकाल लेते हैं। पी कितना दे रखा है, 0.18 लिख दिया हमने। ई क्यू कितना निकाला है हमने, ई क्यू निकाला है 1.10, तो हमने 1.10 लिख दिया। अब देखो दोस्तों, दशमलव के बाद ऊपर नीचे दोनों में 2 अंक है, तो दोनों के दशमलव को आपस में काट देंगे, तो हमें मिल जाएगा 18/110। ठीक है, अब जो है ऊपर नीचे हम 2 का भाग दे लेंगे, तो 18 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 9, और 110 में 2 का भाग देंगे तो बचेगा 55। अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं कट रहा है, तो पी बटा ई क्यू आ गया हमारा 9/55। अब हम निकाल लेंगे पी एफ बटे एफ आर। पी एफ बटे एफ आर, ये इसका अनुपात निकाल लेंगे। पी एफ हमें कितना दे रखा है दोस्तों, 0.36, तो हमने लिख दिया 0.36। एफ आर हमने कितना निकाला है दोस्तों, 2.20, तो हमने लिख दिया 2.20। ऊपर नीचे दोनों में दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर नीचे का दशमलव काट देते हैं, तो पी एफ बटे एफ आर आ गया हमारा 36/220। ठीक है, अब ऊपर और नीचे जो है 4 का भाग जाएगा, तो 36 में 4 का भाग जाएगा तो बचेगा 9, और 220 में 4 का भाग जाएगा तो 55। अब ऊपर नीचे कुछ भी नहीं घटेगा। अब आप ध्यान दीजिए, पी बटा ई क्यू आ गया 9/55, और पी एफ बटा एफ आर आ गया 9/55, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पी बटे ई क्यू बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो प्रमेय 6.2 के हिसाब से क्या होगा कि ये जो दोनों भुजाएं हैं ई एफ और क्यू आर, ये क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ई एफ और क्यू आर क्या है, समांतर हैं। ठीक है, ई एफ क्यू आर के समांतर है। ठीक है, और यही हमें बताना था, तो हमारा उत्तर क्या होगा, हाँ। ई एफ क्यू आर के समांतर है, तो हमारा उत्तर होगा हाँ। ठीक है, तो ये उत्तर होगा हमारा हाँ। प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है आकृति 6.18 में यदि एल एम सी बी के समांतर हो, एल एम सी बी के समांतर हो और एल एन सी डी के समांतर हो, एल एन और सी डी समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के, ए एन बटा ए डी के बराबर है। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। देखिए त्रिभुज एबीसी में ये जो पीला वाला त्रिभुज है, हमें दे रखा है एल एम समांतर है सी बी के, तो हमने लिख दिया एल एम सी बी के समांतर है, एल एम और सी बी समांतर है। ठीक है, तो दोस्तों प्रमेय 6.1 यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, ये जो एल एम है ये भुजा ए बी और ए सी को दो समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब है कि ए एल बटा एल सी, ए एल बटा एल सी बराबर होगा किसके, ए एम बटे एम बी के। तो हमने लिख दिया बराबर ए एम बटे एम बी, इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों त्रिभुज एडीसी में, नीचे वाले त्रिभुज में ध्यान दीजिए। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एल एन समांतर है सी डी के, तो एल एन और सी डी समानांतर है। ठीक है, तो वही प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से क्या होगा, ये जो एल एन है ये ए सी और ए डी को बराबर समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात ए एल बटा एल सी। ठीक है, इसका जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ए एन बटे एन डी के, ए एन बटे एन डी के। तो हमने लिख दिया ए एल बटा एल सी बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। ध्यान दीजिए दोस्तों, ए एल समीकरण 1 में ए एल बटा एल सी बराबर है ए एम बटे एम बी के, और समीकरण 2 में ए एल बटा एल सी बराबर है ए एन बटा एन डी के। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का बाईं तरफ बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का दाईं तरफ भी बराबर होगा। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, तो इसका मतलब है ए एम बटा एम बी जो है वो बराबर होगा ए एन बटा एन डी के, क्योंकि दोनों ही ए एल बटा एल सी के बराबर हैं। तो हमने लिख दिया ए एम बटा एम बी बराबर ए एन बटा एन डी। ठीक है, ए एम बटा एम बी ये है दोनों भुजाएं, और ए एन बटा एन डी ये दोनों भुजाएं हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पलट देंगे, ए एम को नीचे ले आएंगे, एम बी को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो एम बी को ऊपर ले गए, ए एम को नीचे ले आए। इसी प्रकार दाईं तरफ करना पड़ेगा, एन डी को ऊपर ले गए और ए एन को नीचे ले गए। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ देते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ देंगे, तो ये हो गया एम बी बटे ए एम धन 1 बराबर एन डी बटा ए एन धन 1। ठीक है, अब आप देखिए बाईं तरफ क्या आएगा बट्टे में, ए एम, तो ए एम कर दिया। अब एम बी बटा ए एम है तो एम बी हो गया, धन का चिन्ह लगा दिया, एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा ए एम से होगा तो ए एम लिख दिया, फिर बराबर का चिन्ह लगा दिया। दाईं तरफ क्या जाएगा बट्टे में, ए एन। ठीक है, अब एन डी बटा ए एन है तो एन डी लिख दिया, धन का चिन्ह लगा दिया, एक के बटे में कुछ नहीं था तो एक का गुणा ए एन से होगा तो धन ए एन लिख दिया। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए एम बी धन ए एम बी और ए एम इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए बी, तो हमने लिख दिया ए बी, बटे में एम है तो एम लिख दिया, बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब एन डी धन ए एन, एन डी और ए एन इन दोनों को जोड़ेंगे
तो क्या मिलेगा हमें इन दोनों लंबाइयों को जोड़ने पर AD। तो हमने लिख दिया AD और बट्टे में AN है ही। ठीक है दोस्तों, हमारा आ गया था AB बटा AM बराबर AD बटा AN। बस अब कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना, AM को ऊपर ले जाएंगे, AB को नीचे ले जाएंगे। तो AM को ऊपर ले गए, AM को, और AB को नीचे ले गए। तो बराबर दाईं तरफ भी वही करना पड़ेगा, AN को ऊपर ले जाएंगे और AD को नीचे ले जाएंगे। AN को ऊपर ले गए, AD को नीचे ले आए। तो हमें मिला AM बटा AB बराबर AN बटा AD। हमें यही सिद्ध करना था, AM बटे AB बराबर AN बटा AD। तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 4 कहता है दोस्तों, आकृति 6.19 में DE AC के समांतर है। ठीक है, DE और AC समांतर है और DF AE के समांतर है। DF और AE समांतर है। सिद्ध कीजिए कि BF बटे FE, ठीक है, BF बटे FE बराबर होगा BE बटा EC के, BE बटा EC के बराबर होगा। तो बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 3 की तरह ही है। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में, ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC में हमें दे रखा है DE समांतर है AC के। ठीक है, तो DE और AC समांतर है। तो इस त्रिभुज ABC में हम लगा देंगे प्रमेय 6.1। आपने दोस्तों हमारा प्रमेय 6.1 का वीडियो अवश्य देखा होगा, नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें। प्रमेय 6.1 में हमने क्या सिद्ध किया था कि अगर कोई भुजा किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा को समांतर हो तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, इसको हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। तो यहाँ पर डी समांतर है AC के, तो D जो है BA और BC को समान अनुपात में विभाजित करेगी, अर्थात BD बटा DA ये किसके बराबर होगा, BE बटा EC के बराबर होगा। तो वही हमने लिखा BD बटा DA बराबर BE बटा EC। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। उसी प्रकार अब त्रिभुज ABE में, ये नीले वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ABE में हमें दे रखा DF समांतर है AE के, तो DF समांतर AE लिख दिया। ठीक है, DF और AE समांतर है, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि कोई भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो तो वो भुजा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, बांटती है। तो यहाँ पर देखिए DF जो है AE के समांतर है, तो DF जो है त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं BA और BE को समान अनुपात में विभाजित करेंगे, अर्थात जो BD बटा DA का अनुपात होगा वो किसके बराबर होगा, BF बटा FE के। तो वही लिखा हमने BD बटा DA बराबर BF बटा FE। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1। आप देखिए समीकरण 1 में जो है बाईं तरफ क्या है, BD बटा DA, और समीकरण 2 में बाईं तरफ क्या, BD बटा DA। यानी कि इस समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। इसका मतलब है कि इन दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो हमने लिखा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1, तो BF बटा FE, BF बटा FE किसके बराबर होगा, BE बटा EC के। तो हमने लिख दिया BF बटा FE बराबर BE बटा EC, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है, BD बटा DA के। ठीक है, तो हमारा आ गया BF बटा FE बराबर BE बटा EC। हमें प्रश्न में यही सिद्ध करना था, BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो हमारा वही आ गया BF बटा FE बराबर BE बटा EC। तो हम कह देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमें यही सिद्ध करना था। 5 प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति में DE समांतर है OQ के। ठीक है, DE समांतर है OQ के और DF समांतर है OR के, तो DF समांतर है OR के। तो दर्शाइए कि EF समांतर होगा QR के। तो हमें दर्शाना है कि EF जो है वो QR के समांतर होगा। प्रश्न को हल कर लेते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ कौन सा है दोस्तों, ये वाला त्रिभुज POQ। ठीक है, इस त्रिभुज में दोस्तों हमें दिया गया है DE समांतर है OQ के, दिया गया है, तो हमने बना लिया DE समांतर है OQ के। ठीक है, तो दोस्तों इसमें कौन सी प्रमेय लग जाएगी, प्रमेय 6.1। प्रमेय 6.1 कौन सी थी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ त्रिभुज POQ में OQ के समांतर एक रेखा है, उसका नाम है D समांतर है OQ के। इसका मतलब जो D है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं यानी कि PO और PQ को समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, इसका मतलब है कि PD बटा DO किसके बराबर होगा, PE बटा EQ। तो हमने लिख दिया PD बटा DO बराबर PE बटा EQ। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। इसी प्रकार दोस्तों दाईं तरफ जो त्रिभुज बन रहा है हमारा POR, ठीक है, ये POR त्रिभुज है हमारा,
इस त्रिभुज में भी हमें दिया गया है DF समांतर है OR के। ठीक है, ये हमें दिया गया प्रश्न में। तो DF समांतर है OR के, तो यहाँ पर भी हम लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। क्या कहती है प्रमेय कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो OR के समांतर रेखा खींची है DF, तो DF PO और PR को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब है कि जो PD बटे DO है, ठीक है, PD बटे DO है, किसके बराबर होगा ये? PF बटे FR के। ठीक है, तो हमने लिख दिया PD बटे DO बराबर PF बटे FR। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, दोनों में बाईं तरफ क्या है? PD बटे DO, और ये किसके बराबर है? PE बटा EQ, और समीकरण 2 में बराबर है PF बटा FR के। तो इसका मतलब देखिए, PE बटा EQ भी PD बटा DO के बराबर है और PF बटा FR भी PD बटा DO के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 का मतलब क्या हो जाएगा कि PE बटा EQ बराबर हो जाएगा PF बटा FR के, क्योंकि ये दोनों किसके बराबर है? PD बटा DO के। तो हमें मिल गया PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। तो हमने निकाल लिया PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। दोस्तों हमने प्रमेय 6.2 में सिद्ध किया था, प्रमेय 6.2 के वीडियो में, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज PQR में, ठीक है, ये पूरा वाला त्रिभुज PQR में, ठीक है, यहाँ पर EF जो है एक रेखा है। ठीक है, ये त्रिभुज की दो भुजाएं PQ और PR को एक किसी अनुपात में विभाजित कर रही है और वो अनुपात बराबर है। अब देखिए PE बटा EQ, ठीक है, बराबर आ रहा है हमारा PF बटा FR से, ये हमने ऊपर निकाला है। ठीक है, तो ये दोनों अनुपात बराबर है, PE बटा EQ किसके बराबर है? PF बटे FR के। ठीक है, तो दोस्तों प्रमेय 6.2 के अनुसार क्या होगा कि जो जो EF है ये PQ और PR को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इसका मतलब जो EF है ये त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि QR के समांतर होगी। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा EF समानांतर होगा QR के। ठीक है, EF QR के समांतर होगा, और यही हमें दर्शाना था इस प्रश्न में, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 6 में दोस्तों हमसे कहा गया है आकृति 6.21 में, ठीक है, ये एक आकृति है, क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के, AB जो है वो PQ के समांतर है, AC समांतर है PR के, AC जो है वो PR के समांतर है। तो दर्शाइए कि BC जो है QR के समांतर है। तो हमें दर्शाना है कि जो BC है वो QR के समांतर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल प्रश्न 5 की तरह है, बहुत आसानी से इसको हल करेंगे हम। तो त्रिभुज OPQ में, ठीक है, ये त्रिभुज OPQ, ठीक है, त्रिभुज OPQ में हमें क्या दे रखा है दोस्तों? AB समांतर है PQ के, ये दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो AB PQ के समांतर है, तो यहाँ पर लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर त्रिभुज OPQ में PQ के समांतर है AB, ठीक है, ये है AB समांतर है PQ के। इसका मतलब जो AB है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं OP और OQ को समान अनुपात में विभाजित करेंगे। ठीक है, तो OP और OQ को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि OA बटा AP, ठीक है, ये लिख दिया हमने, OA बटा AP बराबर होगा किसके? OB बटे BQ के। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने OB बटा BQ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। इसी प्रकार अब हम त्रिभुज OPR में चलते हैं। ये रहा हमारा त्रिभुज OPR, ठीक है, OPR। अब इसमें भी हमें दे रखा है AC समांतर है PR के, AC समानांतर है PR के। ठीक है, तो AC किसके समानांतर है? PR के। यहाँ पे भी लगा देंगे प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, ये प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर त्रिभुज OPR में PR जो भुजा है त्रिभुज की उसके समांतर एक रेखा खींची गई है AC। इसका मतलब ये जो AC रेखा है ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं OP और OR को समान अनुपात में विभाजित करेंगी। ठीक है, तो
ओपी को दो अनुपात कौन कौन से होंगे, ओए और एपी, तो लिख दिया हमने ओए बटा एपी, ठीक है। और ये किसके बराबर होगा, दूसरी भुजा कौन सी है, ओसी बटा सीआर, ठीक है। दूसरी भुजा किस किस भाग में विभाजित हो रही है, ओसी में और सीआर में, ठीक है। तो बराबर हो गया ओसी बटा सीआर, तो हमें आ गया ओए बटा एपी बराबर ओसी बटा सीआर। इसे हम मान लेंगे समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में दोनों में बाईं तरफ ओए बटा एपी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ओबी बटा बीक्यू जो है वो भी ओए बटा एपी के बराबर है और ओसी बटा सीआर भी ओए बटा एपी के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, क्योंकि समीकरण 1 भी ओए बटा एपी के बराबर है और समीकरण 2 भी ओए बटा एपी के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे, तो दोनों के दाईं तरफ भी आपस में बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे ओबी बटा बीक्यू बराबर ओसी बटा सीआर, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर हैं, ओए बटा एपी के, ओए बटा एपी के बराबर हैं दोनों। अब तो बहुत ही आसान हो गया दोस्तों, हमने निकाल लिया ओ बी बटा पी क्यू बराबर है ओ सी बटा सी आर के, ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब दोस्तों प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज ओ क्यू आर में जो भुजा बीसी है, जो रेखा बीसी है, ठीक है, वो त्रिभुज की दो भुजाएं ओ क्यू और ओ आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही हैं। क्यों, क्योंकि ओ बी बटे बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर हमें मिला है, ओ बी बटा बी क्यू बराबर मिला है हमें ओ सी बटा सी आर के, यानी कि जो बी सी है वो ओ क्यू और ओ आर भुजा को त्रिभुज की समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, क्योंकि ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर हमें मिला है। इसका मतलब प्रमेय 6.2 से बीसी जो है त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी कि क्यू आर के समांतर होगी, ठीक है। तो बीसी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के, ठीक है, तो बीसी और क्यू आर समांतर होंगे। और देखिए प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, बीसी समांतर है क्यू आर के, तो हमने दर्शा दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 7 में दोस्तों हमसे कहा गया है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो आइए पहले तो हम प्रश्न को समझ लेते हैं, फिर प्रश्न को हल करेंगे। एक त्रिभुज की बात हो रही है, तो हमने एक त्रिभुज ले लिया एबीसी। फिर कहा गया है एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, ठीक है, तो हमने बिंदु डी ले लिया, भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ठीक है, तो भुजा ए बी पहली भुजा हमने ले ली, इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं डी, ठीक है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो डी ए बी को बराबर भागों में बांटेगा, इसका मतलब AD और DB की लंबाई बराबर होगी, AD और DB की लंबाई बराबर होगी, तो हमने लिख दिया AD बराबर DB। अब फिर कहा गया है कि इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, तो बिंदु D जो है मध्य बिंदु है पहली भुजा AB का, से होकर दूसरी भुजा हम मान लेते हैं BC के एक समांतर रेखा खींची D, तो BC के हम समांतर एक रेखा खींचेंगे D, ठीक है, तो BC के समांतर रेखा खींची D जो तीसरी भुजा AC को E बिंदु पर काटती है, ठीक है, तो D BC के समांतर है, ठीक है, तो D जो है BC के समांतर हमने एक रेखा खींची, ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है कि ये जो खींची गई रेखा है तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो जो D खींची वो AC को कहाँ मिल रही है, E पर, तो जो E बिंदु है वो AC को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब AC को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी कि AE और EC की लंबाई बराबर होगी, तो हमें यही सिद्ध करना है कि AE बराबर होगा EC के। अब हम इसको सिद्ध करते हैं, अभी तक हमने सिर्फ प्रश्न को समझा, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में ध्यान दीजिए, त्रिभुज जो एबीसी है इसमें डी और बीसी समांतर है, ठीक है, ये हमने रचना करी थी अभी, डी और बीसी समांतर है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रमेय लग जाएगी हमारी 6.1, डी और बीसी समांतर है, ठीक है। प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, इस प्रमेय का हमारा अलग से वीडियो है, उसे अवश्य देखें तो आपको ये प्रमेय अच्छे से समझ में आ जाएगी। प्रमेय 6.1 क्या कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर त्रिभुज एबीसी में बीसी भुजा के समांतर एक रेखा है डी, तो ये जो डी रेखा है ये त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेंगी, अर्थात AD बटा DB का जो अनुपात होगा वही अनुपात होगा AE बटा EC का, तो हमने लिख दिया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। अब आप ऊपर ध्यान दीजिए AD किसके बराबर है DB के, क्योंकि D मध्य बिंदु है AB का,
तो AD और DB बराबर हैं, तो यहाँ पर हम AD की जगह रख देंगे DB। ठीक है, तो हमने AD की जगह रख दिया DB, बटे में DB था ही, बराबर AE बटा EC लिख दिया। अब DB से DB कटेगा तो ऊपर एक आ जाएगा, नीचे एक आ जाएगा, तो 1/1 बराबर हो गया AE बटा EC। ठीक है, अब क्या करेंगे, EC को बाईं तरफ ले जाएंगे तो 1 गुणा EC हो जाएगा EC, और इस एक को दाईं तरफ ले जाएंगे तो AE गुणा 1 हो जाएगा AE, तो हमें मिलेगा EC बराबर AE। अब बस इसका क्रम बदल देते हैं, EC बराबर AE है तो AE बराबर EC होगा, एक ही बात है। तो हमारा आ गया AE बराबर EC, AE और EC बराबर लंबाई के हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः रेखा जो DE है वो तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित कर रही है, दो बराबर भागों में बांट रही है, AE और EC में। तो AE बराबर EC है हमारे, और यही हमें सिद्ध करना था कि AE बराबर EC है, या रेखा जो DE है वो तीसरी भुजा AC को समद्विभाजित करती है, यही हमें सिद्ध करना था। खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो हमने सिद्ध कर दिया, तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 8 में दोस्तों हमसे कहा गया है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, और इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें कौन सी प्रमेय का प्रयोग करना है, प्रमेय 6.2 का। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ठीक है, अब कहा गया है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो एक बिंदु D ले लिया जो भुजा AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये भुजा AB है, इसका एक मध्य बिंदु ले लिया हमने D। ठीक है, तो ये जो अगर D मध्य बिंदु है AB का, तो AD की जो लंबाई है वो DB की लंबाई के बराबर होगा। AD और DB की लंबाई आपस में बराबर होगी, क्योंकि D क्या है, AB का मध्य बिंदु है। तो हमने लिख दिया AD बराबर DB। फिर E मध्य बिंदु ले लिया हमने भुजा AC का। ठीक है, तो भुजा AC का मध्य बिंदु ले लिया हमने E। ठीक है, तो अगर E AC का मध्य बिंदु है तो AE की जो लंबाई है वही लंबाई EC की होगी। ठीक है, तो AE और EC की लंबाई बराबर होगी, तो हम यहाँ लिख देंगे AE बराबर EC। ठीक है दोस्तों, अब कहा गया प्रश्न में त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। तो हमें त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु मिल गए, AB और AC के मध्य बिंदु D और E मिल गए। ठीक है, अब इनको मिला देंगे, तो त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और AC के मध्य बिंदुओं D और E को मिलाने वाली रेखा DE खींची। ठीक है, इन दोनों मध्य बिंदुओं D और E को मिलाने वाली रेखा खींच लेते हैं DE। ठीक है, अब कहा गया प्रश्न में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो अब त्रिभुज में तीसरी भुजा कौन सी होगी, देखो AB पहली भुजा हो गई, AC दूसरी हो गई, तो तीसरी कौन सी बची, BC। तो ये जो रेखा खींची हमने DE, ये तीसरी भुजा BC के समांतर होगी, ये हमें दर्शाना है, सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वो समांतर होगी BC के, तो हमें सिद्ध करना है DE समांतर होगी BC के। DE जो है किसके समांतर होगी, BC के, ये हमें सिद्ध करना है। तो अभी हमने प्रश्न को समझा, अब हम प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज जो है हमारा ABC, इसमें आप देखिए AD बराबर DB है, ये हमने यहाँ निकाला था जब D को मध्य बिंदु माना था AB का, AD बराबर DB, वही हमने लिख लिया AD बराबर DB। ठीक है, AD और DB बराबर हैं। अब देखिए ये DB को अगर मैं बाईं तरफ ले जाऊं तो बट्टे में चला जाएगा, तो AD बटा DB हो जाएगा, और दाईं तरफ कितना बचेगा, एक। ठीक है, तो AD बटा DB आ गया हमारा एक। उसी प्रकार हमने E को माना था AC का मध्य बिंदु, AE बराबर EC। त्रिभुज ABC में जो AC भुजा है उसका मध्य बिंदु E है। ठीक है, E मध्य बिंदु है तो AE और EC बराबर है। ठीक है, तो हमने लिख लिया AE बराबर EC। ठीक है, अब यही करेंगे हम, EC को बाईं तरफ ले जाएंगे तो AE बटा EC हो जाएगा हमारा एक। अब आप देखिए AD बटा DB भी एक है। ठीक है, और AE बटा EC भी एक है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो AD बटा DB किसके बराबर हो जाएगा, AE बटा EC के, क्योंकि दोनों एक के बराबर हैं। तो हमें मिल गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC। तो दोस्तों हमें मिल गया AD बटा DB बराबर AE बटा EC, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब दोस्तों प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में हमें क्या मिला है, AD बटा DB बराबर AE बटा EC।
ठीक है, तो देखिए एडी और डीबी का जो अनुपात है वही अनुपात किसका है, एई और ईसी का। यही है एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेखा है डी, ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रहा है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 कहती है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो यहाँ पर रेखा डी त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि प्रमेय 6.2 से डी जो है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा बीसी के समांतर होगी। ठीक है, तो डी समांतर होगा बीसी के, तो डी और बीसी आपस में समांतर होंगे और यही हमें सिद्ध करना था इस प्रश्न में। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 9 में दोस्तों हमसे कहा गया है एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ए बी डी सी के समांतर है। तो हमने एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज बना लिया जिसमें ए बी जो है डीसी के समांतर है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसके विकर्ण क्या होंगे, ए सी और बी डी। ठीक है, ये दोनों जहां प्रतिच्छेद करते हैं वो क्या होगा, हमारा बिंदु ओ। तो इससे हम मानेंगे बिंदु ओ। तो दर्शाइए कि एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ के। तो हमें दर्शाना है एओ बटा बीओ बराबर है सीओ बटा डीओ के। ठीक है, तो बस एक छोटी सी रचना कर लेते हैं पहले। बिंदु ओ से होती हुई तथा भुजा डीसी के समांतर एक रेखा ईएफ खींची। ठीक है, डीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ईएफ जो बिंदु ओ से होकर जाती हो। ठीक है, तो डीसी के समांतर एक रेखा खींची ईएफ जो बिंदु ओ से होकर जाती है। ठीक है, तो ईएफ समांतर है डीसी के, ईएफ और डीसी समांतर है। ठीक है, ये हमारी रचना से है। अब दोस्तों प्रश्न में हमें दिया गया है ए बी और डीसी समांतर है, तो हमने लिख लिया ए बी समांतर है डीसी के। ठीक है, तो ए बी जो है वो डीसी के समांतर है। अब आप देखिए ईएफ भी डीसी के समांतर है और ए बी भी डीसी के समांतर है। ठीक है, ईएफ भी डीसी के समांतर है और ए बी भी डीसी के समांतर है। तो इससे निष्कर्ष निकलता है कि ईएफ और ए बी भी आपस में समांतर होंगे। तो हमने लिख दिया ईएफ और ए बी भी आपस में समांतर होंगे। ठीक है, तो ईएफ और ए बी आपस में समांतर हो गए। अब दोस्तों त्रिभुज एडीसी में ये जो पीला वाला त्रिभुज है त्रिभुज एडीसी इसमें, ठीक है, आप देखिए ईओ समांतर होगा डीसी के। ठीक है, क्योंकि ईओ क्या है, ईएफ पर ही आ रहा है, ईएफ और ईओ एक ही रेखाएं हैं। ठीक है, तो हमें दिया गया है, हमने रचना की थी ईएफ समांतर है डीसी के। ठीक है, तो अगर ईएफ डीसी के समांतर है तो ईओ भी डीसी के समांतर होगा क्योंकि ईओ जो है ईएफ पर ही है, तो ईओ और डीसी समांतर होंगे। ठीक है, तो त्रिभुज एडीसी में ईओ और डीसी समांतर हमें मिल गए। तो हम लगा देंगे यहाँ पर प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है दोस्तों, यदि एक त्रिभुज में, ठीक है, कोई रेखा एक भुजा के समांतर है तो ये रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर देखिए ईओ जो है डीसी के समांतर है, तो इसका मतलब जो ईओ है वो अन्य दो भुजाएं त्रिभुज की एडी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। तो वो क्या होगा फिर एई बटा ईडी। ठीक है, एई और ईडी का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, एओ बटा ओसी। ठीक है, तो वही हमने लिख दिया एई बटा ईडी बराबर एओ बटा ओसी। इसे हम मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1। ठीक है, इसी प्रकार अब दोस्तों त्रिभुज एबीडी में, ठीक है, ये जो नीला वाला त्रिभुज है त्रिभुज एबीडी, ठीक है, इसमें ध्यान दीजिए ईओ समांतर है एबी के। देखो ईएफ समांतर है एबी के, यहाँ पर देखिए हमने निकाला था। अगर ईएफ और एबी समांतर है तो ईओ और एबी भी समांतर होंगे, तो ईओ समांतर हो गया एबी के। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो अब इस त्रिभुज में जो ईओ है वो त्रिभुज की भुजा एबी के समांतर है, इसका मतलब जो ईओ रेखा है वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं डीए और डीबी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे अब डी का अनुपात, डी को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, डी बटे ई ए। ठीक है, तो हमने लिखा डी बटा ई ए। ठीक है, इन दो भुजाओं का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, डीओ बटा ओबी। तो वही लिख दिया हमने डीओ बटा ओबी, तो डी बटा ई ए आ गया हमारा डीओ बटा ओबी के बराबर। अब बस इसको हम थोड़ा सा हल कर लेंगे। डी को हम लिख सकते हैं ईडी। ठीक है, डी लिखो या ईडी लिखो एक ही बात है, तो डी को लिख दिया हमने ईडी। उसी प्रकार ईए को लिख दिया एई। ठीक है, ईए लिखो या एई लिखो एक ही बात है क्योंकि लंबाई है ये, बराबर डीओ को डीओ ही लिखा,
ओ बी को लिख दिया हमने बी ओ, ओ बी लिखो या बी ओ लिखो एक ही बात है, तो ओ बी को लिख दिया हमने बी ओ। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, देख समझ लीजिए, समीकरण एक में हमें था ए ई बटा ई डी। ठीक है, तो ए ई और ई डी लाने के लिए हमने इसको ऐसा किया। ठीक है, और फिर हमें जो दर्शाना है उसमें ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ ये दर्शाना है, इसलिए हमने जो है ओ बी को बी ओ कर दिया। ठीक है, इसे हम मान लेंगे अब समीकरण 2। तो दोस्तों हमने यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा और हल कर लेते हैं समीकरण 1 को। तो ए ई बटा ई डी को तो हमने ए ई बटा ई डी लिखा, बराबर ए ओ को ए ओ लिखा, ओ सी को हमने बस सी ओ लिख दिया। ठीक है, ओ सी लिखे या सी ओ लिखे एक ही बात है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसमें सी ओ दे रखा है, ओ सी नहीं है। ठीक है, इसलिए बस ओ सी को हमने सी ओ कर दिया। इसे हम मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 को भी थोड़ा सा हल कर लेते हैं। इसके क्या है, हम क्रम को बदल देंगे ऊपर नीचे को। ठीक है, नीचे का ऊपर ले जाएंगे, ऊपर का नीचे ले जाएंगे, तो ईडी चला जाएगा नीचे और ए ई चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा ए ई बटा ई डी, बराबर दाईं तरफ भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो बी ओ चला जाएगा ऊपर और डी ओ चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा बी ओ बटा डी ओ। तो हमें मिलेगा ए ई बटा ए डी बराबर बी ओ बटा डी ओ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 4। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमें ए ई बटा ई डी लाना था, क्योंकि समीकरण 3 में भी ए ई बटा ई डी है, ताकि हम इन दोनों समीकरणों को बराबर कर पाए। अब हम कह सकते हैं कि समीकरण 3 और समीकरण 4 बराबर है, क्योंकि दोनों समीकरण के बाईं तरफ देखिए ए ई बटा ई डी है, समीकरण 4 के भी बाईं तरफ है ए ई बटा ई डी। इसका मतलब इनके दोनों के दाईं तरफ आपस में बराबर होंगे, अर्थात ए ओ बटा सी ओ किसके बराबर होगा, बी ओ बटा डी ओ के। तो हमने लिख दिया ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ। अब बस कुछ नहीं करना है, बी ओ को दाईं तरफ बट्टे में ले जाएंगे और सी ओ को दाईं तरफ ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो देखिए प्रश्न में हमें यही दर्शाना था, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो जो हमें सिद्ध करना था, दर्शाना था, वो हमने सिद्ध कर दिया। तो हम कह देंगे इति सिद्धम। प्रश्न 10। प्रश्न 10 दोस्तों प्रश्न 9 का विलोमी है। ठीक है, तो इसमें भी हम प्रश्न 9 की तरह ही इसको हल करेंगे। प्रश्न 10 क्या कहता है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण। ठीक है, तो एक चतुर्भुज बना लिया हमने एबीसीडी, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं। ठीक है, तो इसके दो विकर्ण होंगे एसी और बीडी, ये दोनों कहाँ प्रतिष्ठित करते हैं, बिंदु ओ पर, ये प्रश्न में दिया गया है। तो ये हो जाएगा हमारा बिंदु ओ, जहां पर ये प्रतिष्ठित करते हैं। किस प्रकार प्रतिष्ठित करते हैं कि एओ बटा बीओ। ठीक है, एओ बटा बीओ किसके बराबर है, सीओ बटा डीओ के, यानी कि एओ बटा बीओ, एओ बीओ का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, सीओ बटा डीओ के। ठीक है, ये हमें दिया गया है। तो दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। ठीक है, तो हमें दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब है, मतलब कि ए बी जो है समांतर होगा डीसी के, ये हमें दर्शाना है। तो दोस्तों थोड़ा सा इसको हल कर लेते हैं जो दिया गया है। ठीक है, एओ को तो हमने एओ ही लिखा। ठीक है, अब सीओ को जो है हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो बट्टे में आ गया सीओ, और बीओ को दाईं तरफ ले गए तो ऊपर चला गया, तो हो गया बीओ बटा डीओ। तो ये हो गया हमारा एओ बटा सीओ बराबर बीओ बटा डीओ। ठीक है, सीओ को नीचे ले आए और बीओ को ऊपर ले गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम एओ को तो एओ लिखा, सीओ को हम ओसी लिख देते हैं, ओसी लिखे या सीओ लिखे एक ही बात है। ठीक है, बराबर बीओ बटा डीओ। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब दोस्तों इस प्रश्न में हमें सिद्ध क्या करना है, ए बी समांतर है डीसी के, ये हमें सिद्ध करना है, तभी ये एबीसीडी समलंब चतुर्भुज होगा। दोस्तों बिंदु ओ से होती हुई डीसी के समांतर एक रेखा खींचते हैं ईएफ। ठीक है, तो डीसी के समांतर एक रेखा खींचेंगे ईएफ जो बिंदु ओ से होकर जाती हो। ठीक है, ये हमने रचना कर ली। इसका मतलब है ईएफ समांतर है डीसी के। ठीक है, तो ईएफ और डीसी समांतर हो गए। ठीक है, ईएफ डीसी के समांतर है। अब दोस्तों त्रिभुज एडीसी में, ये पीले वाला त्रिभुज एडीसी में, आप देखिए ईओ समांतर होगा डीसी के, क्यों, क्योंकि ईएफ डीसी के समांतर है, तो ईओ भी डीसी के समांतर होगा, ईओ और डीसी आपस में समांतर होंगे। अब यहाँ लगा देंगे हम प्रमेय 6.1 आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय 6.1 क्या कहती है दोस्तों, यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पर रेखा ईओ जो है वो भुजा डीसी के समांतर है त्रिभुज की, एडीसी त्रिभुज की, तो रेखा ईओ जो है त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं एडी और एसी को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब होगा एओ बटा ओसी। ठीक है, एओ
और ओसी का जो अनुपात है, एओ और ओसी का जो अनुपात है वो किसके बराबर होगा, ए बटा ईडी। वही हमने लिखा एओ बटा ओसी बराबर ए बटा ईडी। ठीक है, इसीलिए दोस्तों हमने यहाँ पर सीओ को ओसी लिखा था ऊपर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एओ और ओसी का अनुपात हमें लिखना था। ठीक है, तो एओ बटा ओसी हो गया हमारा ए बटा ईडी, एओ बटा ओसी हो गया ए बटा ईडी। ठीक है दोस्तों, इसे हम मान लेंगे समीकरण 2। तो दोस्तों हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख लिया। ठीक है, आप देखिए समीकरण 1 में बाईं तरफ है एओ बटा ओसी और समीकरण 2 में भी बाईं तरफ है एओ बटा ओसी। इसका मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है। ठीक है, इसका मतलब इनके दोनों के जो दाईं तरफ है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख लेते हैं समीकरण 2 बराबर समीकरण 1। ठीक है, हम समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 भी लिख सकते थे, पर हमने लिखा समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 क्योंकि हम समीकरण 2 का जो दाईं तरफ है उसे बाईं तरफ लिखना चाहते हैं, पहले लिखना चाहते हैं। तो समीकरण 2 बराबर समीकरण 1 मतलब समीकरण 2 का जो दाईं तरफ है ए बटा ईडी वो बराबर होगा समीकरण 1 का जो दाईं तरफ है बीओ बटा डीओ के, क्योंकि ये दोनों ही किसके बराबर है, एओ बटा ओसी के। ठीक है, तो ए बटा ईडी आ गया बराबर बीओ बटा डीओ के। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे बदल देते हैं, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं, तो ए ही नीचे आ जाएगा और ईडी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ईडी ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ईडी बटा ए। ठीक है, ईडी ऊपर ए नीचे, बराबर का चिन्ह लगा दिया, दाईं तरफ भी वही करेंगे, डीओ ऊपर चला जाएगा बीओ नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डीओ बटा बीओ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ईडी को लिख दिया डी, लिख सकते हैं ईडी और डी एक ही बात है। उसी प्रकार ए को लिख दिया ई बराबर डीओ को डीओ ही लिखा, बीओ को लिख दिया ओबी। ठीक है, अब दोस्तों प्रमेय 6.2 के वीडियो में हमने सिद्ध किया था, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए त्रिभुज एडीबी में। ठीक है, ये नीले वाले त्रिभुज एडीबी में। ठीक है, डी बटा ई ए। ठीक है, डी बटा ई ए। ठीक है, इसका जो अनुपात है, ठीक है, डी और ई ए का वो किसके बराबर है, डीओ बटा ओबी के, डीओ बटा ओबी के। ठीक है, ये हमने कहां से लिखा, यहाँ से डी बटा ई ए बराबर डीओ बटा ओबी, ये हम निकाल चुके थे। ठीक है, तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब इस त्रिभुज एडीबी में हम देखते हैं, यदि एक रेखा इस त्रिभुज में रेखा ईओ जो है त्रिभुज की दो भुजाएं डीए और डीबी को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, डी बटा ई ए बराबर डीओ बटा ओबी। ठीक है, तो वह भुजा तीसरी वह रेखा जो विभाजित करती है यानी कि ईओ तीसरी भुजा के समांतर होगी। तीसरी भुजा कौन सी है, ए बी। ठीक है, तो ईओ समांतर होगी ए बी के, तो हमने लिख दिया ईओ समांतर होगी ए बी के। कहां से आया ये, प्रमेय 6.2 से। ठीक है, ईओ और ए बी समांतर होंगे। ठीक है, अगर ईओ ए बी के समांतर है तो ईएफ भी ए बी के समांतर होगा। क्यों, क्योंकि ओ जो है बिंदु, बिंदु ओ जो है ईएफ पर ही है, रेखा ईएफ पर ही है। तो अगर ईओ समांतर है ए बी के तो ईएफ भी समांतर होगा ए बी के, तो हमने लिख दिया ईएफ समांतर होगा ए बी के। तो दोस्तों हमने निकाला ईएफ ए बी के समांतर है, ईएफ और ए बी आपस में समांतर है। दोस्तों हमने रचना की थी, डीसी के समांतर ईएफ को खींचा था, तो ईएफ और डीसी समांतर है रचना से। ठीक है, डीसी के समांतर ही ईएफ को खींचा था हमने। ठीक है, अब आप देखिए ईएफ एबी के समांतर है और ईएफ डीसी के भी समांतर है, तो एबी और डीसी भी आपस में समांतर होंगे, तो हमने लिख दिया एबी और डीसी आपस में समांतर होंगे, तो एबी और डीसी आपस में समांतर होंगे। अब एबी और डीसी अगर समांतर है तो एबीसीडी जो चतुर्भुज है हमारा वो क्या होगा, समलंब चतुर्भुज होगा। तो हम कह देंगे अतः एबीसीडी एक समलंब है, और यही हमें दर्शाना था कि एबीसीडी एक समलंब है। तो अब हम कह देंगे इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।